सर लाइट चैप्टर था तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे तैसे करके हो गया। बात करें मिरर फार्मूला की या बात हो लेंस फार्मूला की, बात हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की, सब हमने कर लिए सर। अच्छी बात है बच्चों, तो जरा उसके छोटे भाई को भी करते हुए जाओ। जी हाँ बच्चों, बात कर रहा हूं चैप्टर ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड की, और आज हम करने जा रहे हैं उसके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बच्चों क्वेश्चंस काफी अच्छे होने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जाकर के कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को शेयर। जी हाँ बच्चों, मैं राकेश रावत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस खूबसूरत सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़िए बच्चों। आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है ना बच्चों, और क्वेश्चन है भी बड़ा आसान, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए इसलिए रखा है बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी, उसमें इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। जी हाँ बच्चों, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, जो कि आंख के अंदर जाने वाली लाइट को कंट्रोल करती है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करती है। बच्चों हम सबको पता है कि ह्यूमन आई कुछ इस तरह की होती है, और यहां से जो है दो कलरफुल मतलब या तो ब्लैक कलर का होगा या ग्रे कलर का या ब्राउन कलर का। बच्चों यही वो पार्ट है जो आंखों को रंग देता है, नाम है इसका आइरिस। और ये बीच वाला जो पार्ट है, गैप जो है, इसका नाम है पिपिल। जो लाइट जो अंदर जाती है बच्चों, उसके अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है? तो बच्चों लाइट जो है जा किससे रही है? पिपिल के नाम के गैप से जा रही है। लेकिन पिपिल का साइज जो है कि वो छोटा होगा या बड़ा, वो कंट्रोल किससे हो रहा है? आइरिस से। तो आंसर जो है आइरिस होना चाहिए। क्लास 8th में भी इसका आंसर एनसीईआरटी में आइरिस लिखा हुआ है, लेकिन क्लास 10th की एनसीईआरटी में इसका आंसर बच्चों आइरिस लिखा हुआ है, सॉरी पिपिल लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, तो बच्चों अब आपको कौन सा आंसर लिख करके आना है? बच्चों सही आंसर देखो, वैसे आइरिस है। अगर ऑप्शन में पिपिल नहीं होता है, केवल आइरिस है, तो आप आइरिस पर टिक लगाएंगे। अगर आइरिस नहीं है, ऑप्शन में पिपिल है, तो आप पिपिल पर टिक लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों है बच्चों, तो आपको आइरिस पर पहले टिक लगाना है, पहले आइरिस का लिखना है। लेकिन अपने सेफर पार्ट के लिए बच्चों, सेफ्टी के लिए पीछे से ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पिपिल जो है दैट इज राइट आंसर। वैसे राइट आंसर बच्चों इसका आइरिस ही होना चाहिए। ठीक है भाई, पिपिल से तो लाइट अंदर जा रही है ना। अब पिपिल के साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है? आइरिस कर रहा है कंट्रोल, तो आइरिस जो आंसर होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू ट्रायंगुलर प्रिज्म मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अच्छा, अलग अलग मटेरियल के बने हैं बच्चों। अगर अलग अलग मटेरियल के बने हैं ना, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। प्रिज्म ए नाम दिया है, प्रिज्म बी नाम दिया है। हैव द सेम प्रिज्म एंगल, दोनों का प्रिज्म एंगल मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म बच्चों, ये वाला एंगल, ये दोनों का सेम है। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन बोथ एट द सेम एंगल। ठीक है, प्रिज्म ए प्रोड्यूसेस अ ब्रॉडर spectrum on the screen than prism B. Okay, based on this observation, which of the following is least likely reason for the difference in dispersion? ठीक है बच्चों, दोनों में डिस्पर्जन थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। एक में ब्रॉड स्पेक्ट्रम हुआ है और एक में जो है पतला, ठीक है, नैरो जो है स्पेक्ट्रम मिला है बच्चों। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है अलग अलग हो बच्चों। ठीक है, या हो सकता है कुछ बाकी कंडीशंस भी अलग अलग हो। ठीक है, तो देखो जो डिस्पर्जन होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बच्चों? वो डिपेंड करता है एक तो एंगल ऑफ, चलिए पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रिज्म ए हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस बिटवीन वॉयलेट एंड रेड लाइट देन प्रिज्म बी। यस बच्चों, अलग अलग लाइट का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों। ठीक है, प्रिज्म ए में लाइट जितने एंगल, वॉयलेट लाइट जितने एंगल पर बेंड कर रही है, सेम एंगल पर प्रिज्म बी में नहीं कर रही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। ठीक है, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है क्योंकि वो ज्यादा बेंड करती है, और रेड का कम होता है बच्चों।
द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन बोथ एक्सपेरिमेंट इज डिफरेंट, हो सकता है दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट हो। ओके, प्रिज्म ए इज मेड ऑफ मटेरियल विद हायर डिस्पर्जन पावर, प्रिज्म ए जो है वो उसकी डिस्पर्जन पावर ज्यादा हो, वो ज्यादा जो है बेंडिंग करवाता हो। तो बच्चों ये तीनों रीजन मुझे लग रहा है हो सकते हैं। जरा चौथा रीजन देखिए, द साइज ऑफ द प्रिज्म यूज इज डिफरेंट, ये प्रिज्म का जो साइज यूज किया है हो सकता है वो अलग अलग हो। तो बच्चों हमें यहां पर देखिए, हमें लीस्ट लाइकली रीजन बताना है, लीस्ट लाइकली रीजन, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों देखो, एक लाइट का जो डिस्पर्जन होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है बच्चों, और प्रिज्म का डिस्पर्जन पावर कह सकते हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है बच्चों। तो ये तीन चीजें रीजन मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। लेकिन जो चौथा रीजन है बच्चों, ये तो बिल्कुल ही जो है नेग्लेजिबल रीजन है, बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहिए इस रीजन को। मतलब ये रीजन बिल्कुल नहीं होगा कि साइज अलग अलग होगा, ठीक है। साइज अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है बच्चों, जब एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, ठीक है, तो साइज अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। चाहे एक छोटा सा प्रिज्म हो, लाइट उस पर पड़े इस तरह से जाए, या एक बड़ा प्रिज्म हो, लाइट इस तरह से पड़े, तो उसमें कोई ज्यादा वो बात नहीं है। बात है एंगल ऑफ प्रिज्म की, अगर वो बराबर एंगल है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसके, प्रिज्म के साइज से। तो ऑप्शन डी जो है ये बेकार सा रीजन लग रहा है, और हमें वही बताना है कि बेकार सा रीजन लीस्ट लाइकली रीजन बताना है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए नया रहा होगा, ठीक है। यहां पर जोड़ देना, लीस्ट लाइकली रीजन बताना होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू ग्लास प्रिज्म a spectrum is formed on the screen, हाँ सही बात है। Which of the following explains why violet light bends more than red light? भाई रेड लाइट से ज्यादा बेंड क्यों करती है? क्योंकि वॉयलेट लाइट हैज हायर एनर्जी एंड ट्रेवल फास्टर इन द ग्लास। नहीं बच्चों, रेड लाइट जो है वो फास्टेस्ट ट्रेवल करती है। रेड लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ, नहीं बच्चों, रेड लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। Violet light has shorter wavelength and higher refractive index in the glass. हाँ बच्चों, ये हो सकता है, वेवलेंथ उसकी छोटी होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होने से क्या मतलब है, कुछ बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आप कह रहे हो कि रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वॉयलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इस बात का क्या मतलब है? बच्चों इस बात का मतलब ये है कि रेड कलर की लाइट क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो कम बेंड होगी, ठीक है, और ऑलमोस्ट सीधी जाएगी, कम उसमें रिफ्रैक्शन होगा, कम बेंडिंग होगी। और जो वॉयलेट कलर की लाइट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बच्चों, इसका मतलब वो ज्यादा बेंड करेगी, उसकी स्पीड में ज्यादा डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है, और ज्यादा एंगल पर वो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है, उसमें डिस्पर्जन ज्यादा होगा, ठीक है। रेड लाइट इज एब्जॉर्ब मोर बाय द प्रिज्म, नहीं बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, रिड्यूसिंग इट्स डेविएशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन जो है हमारा सी वो सही आंसर है कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ छोटी होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा बेंड करती है, ठीक है। ओके बच्चों, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये न्यूमेरिकल लग रहा है बच्चों। अ कॉन्वेक्स लेंस यस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। If its focal length is increased to 50 centimeter, what is the approximate percentage decrease in the power of the lens? काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपका मैथ जो है वो टेस्ट हो रहा है, आपकी परसेंटेज जो है, परसेंटेज का जो टॉपिक है वो टेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, फोकल लेंथ पहले कितनी थी, जो पहले फोकल लेंथ थी उसको f1 मान लेते हैं बच्चों, वो थी 25 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ बढ़ करके कितनी हो गई है, f2 मान लेते हैं, वो हो गई है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें पावर में बताना है बच्चों, पावर में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं बच्चों, कितना डिक्रीज हुआ, परसेंटेज में बताना है। तो बच्चों पहले इसकी पावर निकाल लेते हैं, चलो, ठीक है। अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो P1 क्या हो जाएगा बच्चों, P जो होता है पावर, वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। क्योंकि फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है और हमें आंसर डायोप्टर में निकालना है, तो बच्चों इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से वैसे डिवाइड करना होता है बच्चों, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, मैं पूरा ही बताता हूँ, ठीक है। F1 25 और 100 से डिवाइड करना है बच्चों, या तो मैं 100 नीचे लिख लूँ इसके डिवाइड में, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, या बच्चों आपको पता है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जो चीज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होती है वो चीज ऊपर चली जाती है। तो कितना आ गया पावर, 4 डायोप्टर आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप P2 निकाल दीजिए बच्चों, P2 भी क्या हो जाएगा 1/F2 दैट इज इक्वल टू 100/50, ठीक है। और ये आ गया 2 डायोप्टर, देखो डिक्रीज हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। पावर P1 कितनी थी, 4 डायोप्टर, पावर P2 कितनी आई, 2 डायोप्टर, ठीक है। तो कितना हो गई, 4 से 2 हो गई, मतलब जो आधी हो गई। और जब कोई चीज आधी होती है तो कितना परसेंट डिक्रीज कर जाती है, 50% डिक्रीज कर जाती है बच्चों, ठीक है। तो आंसर सीधा 50% आप लगा सकते हैं यहाँ से। और अगर आप इसको निकालना भी चाहें आगे बच्चों, तो मैं डिक्रीमेंट का परसेंटेज निकाल सकता हूँ कि कितनी डिक्रीज हो गया है पावर। तो बच्चों डिक्रीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
अच्छा, आप लोग अपना मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं ना, मार्क्स का परसेंटेज निकालते तो क्या फार्मूला होता है, पहले आप मार्क्स लिखते हैं अपने, ठीक है, मार्क्स कितने मिले, परसेंटेज उसका बाद में निकलेगा, पहले मार्क्स तो निकालो कितने मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स जो ओरिजिनल मार्क्स है, ठीक है। जैसे 6 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का है एक सब्जेक्ट, तो 600 हो जाएगा डिवाइड में, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 लगा देंगे। उसी तरह से बच्चों कितना डिक्रीज आया है पावर में, पहले वो देखो कितना डिक्रीज आया, 4 से 2 हो गया, यानी 2 घट गया, तो 2 का डिक्रीज आया है। कितने में से, पहले कितना था, पहले था 4, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ठीक है। हमेशा बच्चों इसी तरह से परसेंटेज निकालना होता है। ये आप कट कर देंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितने पे, 50 पे, तो 50% जो है वो डिक्रीज कर जाएगा पावर। कब, अगर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हो गई तो। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन हमारा, सदा से ही गुरुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा कॉलम, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन, ठीक है। हमें बताना क्या है, कॉलम को मैच करना है, कीजिए आप लोग बच्चों, ठीक है। और इसमें हमें करना पड़ेगा ब्लैक पेन को इस्तेमाल। प्रिज्म क्या करता है, कॉज द कलर स्पेक्ट्रम द लाइट इनटू स्पेक्ट्रम, हाँ ये काम करता है प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, कॉज द लाइट बेंडिंग ड्यू टू, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मेरे को लग रहा है बी का ही ये आंसर है। चलो एक बार नीचे वाले देख लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस बच्चों हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करता है, कहाँ लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करता है, ये रहा, ठीक है। और कॉनकेव लेंस क्या करता है, कॉनकेव लेंस वो मायोपिया को करेक्ट करता है, ठीक है। और देखते हैं जरा प्रिज्म क्या करेगा, प्रिज्म करेगा कॉज लाइट बेंडिंग ड्यू टू इट्स वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या करेगा, कॉज द कलर, हाँ मेरे ख्याल से बी का ये आएगा बच्चों, और ए का ये चौथा आएगा, है ना। तो देख लीजिए कहां लिखा हुआ है, ए का चौथा, बी का सेकंड, सी का थर्ड, हाँ बच्चों ऑप्शन बी सही आंसर हमारा, ये वाला भाई, ये वाला ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, व्हेन येलो लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म नो डिस्पर्जन, ठीक है, व्हेन येलो लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म नो डिस्पर्जन टेक्स प्लेस। हाँ बच्चों, जब व्हाइट लाइट पड़ती है तभी तो डिस्पर्जन होता है, व्हाइट लाइट ही तो 7 कलर में स्प्लिट होगी, येलो कलर की लाइट थोड़ी ना स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। रीजन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट फॉर ऑल वेवलेंथ्स ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज कांस्टेंट, इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, इज कांस्टेंट फॉर ऑल द कलर लाइट, मतलब कि जो भी, मतलब अगर व्हाइट लाइट यहां से गिरी और 7 कलर में स्प्लिट हो गई तो सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, सभी कलर की लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है इस मटेरियल का, मतलब सभी को सेम एंगल पर बेंड करवाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, अलग अलग कलर की लाइट के लिए मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा बच्चों, ठीक है। वैसे बच्चों हम इसे ना एनसीईआरटी में ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग है, ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। वैसे हमने सेंटेंस को, इस तरह की लैंग्वेज को एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, वहां पर किसी एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन बच्चों यहाँ बात कर रहे हैं अलग अलग कलर के लिए, तो वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है, मतलब वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा बेंड करेगा, कहने का मतलब ये है बच्चों, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। और रेड कलर के लिए कम होता है, ठीक है। तो सब कलर के लिए अलग अलग होता है, ये कह रहा है कि सभी के लिए, सभी वेवलेंथ्स के लिए सेम होता है, नहीं बच्चों। सो लाइट डज नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स, क्यों नहीं होती, लाइट तो स्प्लिट होती है। तो ये चीजें गलत लिखी हुई है, ये क्या नाम है, स्टेटमेंट गलत है, रीजन गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा हमारा कि ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 7वां क्वेश्चन इज ऑल्सो असर्शन रीजन क्वेश्चन। अच्छा, ये न्यूमेरिकल लग रहा है। द नियर पॉइंट ऑफ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि फार साइटेडनेस बच्चों, इज 50 सेंटीमीटर। ओके, नियर पॉइंट उसका
नियर पॉइंट मतलब वहां पर रखने से उसको दिख रही है, ठीक है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। देखो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चों, वैसे तो देखो नियर पॉइंट जो होता है ना वो क्या होता है बच्चों, वो होता है 25 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, कि 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी, उससे पास रखने पर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगी। 25 सेंटीमीटर ये नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है बच्चों। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है ना, जैसे ये वाली है, जिसको फार साइटेडनेस होता है, तो उसको यहां पर रखी हुई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती, उसको ऑब्जेक्ट को दूर करके देखना पड़ता है, ठीक है। जो घरों में दादाजी होंगे, दादी नानी जी होंगे, वो चीजों को दूर करके देखते हैं। धागा डालना होगा तो सुई में तो ऐसे करके डालेंगे, वो ऐसे नहीं डालेंगे, ऐसे करके डालते हैं, क्योंकि उनको पास का नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं है, वो नॉर्मल आई का होगा। उनके लिए दूर रखकर ले जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, क्योंकि उनका फार पॉइंट दूर है। तो उनका फार पॉइंट क्या होता है? दूर होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर ज्यादा। वहां पर रखी हुई वो देख पाएंगे। तो वही देखो क्या लिखा हुआ है, नियर पॉइंट क्या है उस पर्सन का? 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 पे रखोगे ना, यहां पे रखोगे, 50 पे रखोगे, तब उनको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है ओके। द पर्सन नीड्स अ कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल बच्चों, ऐसे लोगों का जो करेक्शन होता है आई का, इस डिजीज का, वो कॉन्वेक्स लेंस से करते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, उसकी पावर जो है 5 डायोप्टर है कह रहा है, भाई तो निकालना पड़ेगा 5 डायोप्टर है या नहीं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसमें ना यू क्या होगा, वी क्या होगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस में यू जो है ना, यू वो बच्चों होता है जो नियर पॉइंट होता है हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो जो है इसमें यू कंसिडर किया जाता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों यू। और वी क्या होगा कि जहां पर इमेज बन रही है, जहां पर रखने से उसको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वो कितना है 50 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, इन क्वेश्चंस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स आए तो बच्चों यू और वी हमेशा नेगेटिव रखने हैं, दोनों के दोनों। आंख बंद करके दोनों यू नेगेटिव होंगे, ध्यान रखना, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। और अब आप जो है बच्चों लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके फोकल लेंथ निकाल लीजिए। लेंस फार्मूला मैं कर रहा हूं यहां पर यूज, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v बोले तो -50 माइनस 1/u, u बोले तो -25, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 50 - 1 + 2। तो यहां पर बच्चों 1/f का वैल्यू आ गया 1/50, और फोकल लेंथ आ गई बच्चों हमारी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से पावर निकालेंगे, पी जो है वो फिर से सेंटीमीटर में है ना बच्चों, तो ये फार्मूला होगा 100/f। तो 100 ऊपर और f नीचे 50, तो बच्चों पावर आई कितनी? 2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। और ये क्या कह रहा है कि +5 डायोप्टर होगी। नहीं बच्चों, पूरा ठीक था इसका, लेकिन लास्ट में आकर गड़बड़ कर दिया, +2 डायोप्टर कहता, तो हम कहते कि असर्शन तो सही है सर। और रीजन देख लेते हैं, अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट रे। बिल्कुल बच्चों, लाइट रे को कन्वर्ज करता है वो। फोकस द इमेज नियर द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, ऑन द रेटिना, रेटिना पर उसको कन्वर्ट करवाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिव लेंस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग लेंस फार्मूला। जी बच्चों, लेंस फार्मूला से तो हमने किया ही है उसका कैलकुलेशन, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो रीजन ठीक है, लेकिन असर्शन इसकी वजह से हो गया गलत, यानी कि ऑप्शन डी से हमारा देहरादून, ठीक है, इज राइट आंसर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अब बच्चों अक्सर बच्चों को इन क्वेश्चंस में जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें उनको दिक्कत होती है बच्चों। उनको दिक्कत यहाँ ये चीज निकालने में नहीं होती, यू क्या होगा, वी क्या होगा, स्टेटमेंट को पढ़ करके ये जो है वो नहीं फाइंड कर पाते हैं अक्सर बच्चे। अगर आपको भी होती है परेशानी बच्चों, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें करीबन मैं 10 से 15 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, अलग अलग तरह की, जिनमें स्टेटमेंट्स होंगी, लैंग्वेज होगी बच्चों, ठीक है। आप मुझे बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये क्या है? इन अ लैब 2 ट्रायंगुलर प्रिज्म्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड टू स्टडी द deviation of ray of light. Okay, the angle of incidence is kept constant at 45 degree for both. ठीक है भाई, the following deviations are observed. Okay बच्चों, angle of incidence तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, लेकिन जो प्रिज्म A है वो 18 डिग्री पर जो है उसका वो है एंगल ऑफ डेविएशन 18 डिग्री है, ठीक है। प्रिज्म B का 12 डिग्री है। किस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है और जस्टिफाई करना है आंसर को।
एंगल ऑफ प्रिज्म होता क्या है पहले वो जान लीजिए बच्चों। ये है आपका प्रिज्म, लाइट रे इस एंगल पर पड़ी, 45 डिग्री के एंगल पर पड़ी, तो एक बार तो बच्चों यहां पर होगा रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्रैक्शन यहां पर होगा बच्चों। लाइट जो है इस तरह से निकलेगी, ये इमर्जेंट लाइट रे है। तो बच्चों जब इंसिडेंट लाइट रे को आगे बढ़ा देते हैं, फॉरवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और जो इमर्जेंट लाइट रे है उसको पीछे को प्रोड्यूस करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, ठीक है, वो एंगल ये बताता है कि लाइट रे कितनी बेंड कर गई, है ना, कि लाइट रे ऐसे जा रही थी और अब देखो ऐसे जाना था लाइट रे ने, लेकिन बीच में आपने प्रिज्म रख दिया तो लाइट रे नीचे चली गई, तो कितना एंगल बना, ये वाला एंगल, ये बीच में ये वाला एंगल बना, ठीक है। तो यही एंगल होता है एंगल ऑफ डेविएशन, क्यों कितने एंगल पर मुड़ गई, कितने एंगल पर डेविएट कर गई, ठीक है। अच्छा बच्चों अगर इस स्लैब नहीं सॉरी प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो बच्चों वो ज्यादा रिफ्रैक्शन करवाएगा लाइट रे का, वो ज्यादा बेंड करेगी, ज्यादा नीचे को जाएगी। अगर ज्यादा नीचे को जाएगी तो फिर क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा, है ना भाई। देखो अगर ये ऐसे जाने की बजाय अगर ये ऐसे जाती तो एंगल ऑफ डेविएशन इतना बड़ा आता, अभी कितना है, छोटा सा, कितना सा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, और एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा किसमें है, प्रिज्म ए में, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ए इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, ठीक है बच्चों। ये जस्टिफाई हमारा आंसर हो गया। फिगर बना देंगे, आप लिख देंगे ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर बेंडिंग विल टेक प्लेस, द इमर्जेंट रे विल बेंड मोर, सो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मोर। आप फिगर की हेल्प से जस्टिफाई कर दीजिएगा अपने आंसर को, ठीक है बच्चों। जितना अच्छे से आप जस्टिफाई कर पाते हैं अपने आंसर को उतने अच्छे आपको नंबर मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको। अगला है बच्चों इसका सेकंड पार्ट कि डिफाइन द टर्म एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा इसको डिफाइन करना है बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल एट विच अ लाइट रे बेंड्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, या ये भी कह सकते हैं द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे when produced forward and emergent light ray when produced backward। जब इंसिडेंट लाइट रे को हम आगे को प्रोड्यूस करें और इमर्जेंट लाइट रे को पीछे प्रोड्यूस करें तो उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये दोनों डेफिनेशन में से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है, बल्कि दोनों लिखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, नंबर देगा 10, ठीक है। चलिए अच्छा, व्हाट इज इट्स फार्मूला टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला किसको, एंगल ऑफ डेविएशन को। तो बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, इसमें आपको बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, जो कि दोनों बराबर होते हैं, नहीं बराबर नहीं, उन दोनों को जोड़ना होता है, और उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, ये वाला ए बोलते हैं उसको, ये माइनस करना है। तो ये फॉर्मूला है आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का बच्चों, ठीक है। अगर कभी आए न्यूमेरिकल में तो सट से लगाना और फट से आंसर निकालना है, ठीक है। तो खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। मैं अक्सर अपने स्कूल में बच्चों से और ट्यूशन पर की बातें करता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन हुआ तो खेल खत्म, तो सब बच्चे एक साथ कहते हैं पैसा हजम, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कैन रीड his science book as well as the content written on the blackboard of his class, okay, which part of his eye helping him to do so। अच्छा मतलब वो पास का ही पढ़ पा रहा है, किताब पास में रख के पढ़नी पड़ती है, मतलब वो पास का ही पढ़ ले रहा है, और ब्लैक बोर्ड दूर होता है तो वो दूर का ही पढ़ ले रहा है। अच्छा, तो आईज का, ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट उसकी हेल्प कर रहा है, व्हाट इज द फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना का नाम क्या है, एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चों अकोमोडेशन की बात हो रही है, ठीक है। यस बच्चों, हम देखो पास का भी देख पाते हैं, मैं अपने हाथ को भी देख सकता हूं, और अगर मैं हाथ को हटाऊं मुझे दूर जो है, ठीक है, दूर वो देखने को कहूं, ठीक है। क्या है ये, लाइटिंग है बच्चों, एक अम्ब्रेला लगा हुआ है और उस पर लाइटिंग है, और अगर उसको देखने को कहूं तो मुझे वो भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही है। मतलब मेरी जो आंख है, आई है, उसका जो लेंस है बच्चों, वो अपनी फोकल लेंथ को छोटा भी कर सकता है, इतना भी कर सकता है जितना ये है, और दूर रखी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि मेरे पास है नेचुरल लेंस जो अपनी फोकल लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो पास रखी है दूर। लेकिन बच्चों जब मैं पास देखूंगा तब मुझे वो अम्ब्रेला ब्लर दिख रही है, क्योंकि फोकल लेंथ छोटी हो रखी है इसके अकॉर्डिंग, मेरे हाथ के अकॉर्डिंग। और जब मैं दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखूंगा, अम्ब्रेला को देखूंगा, तब मुझे ये ब्लर दिख रहा है, क्योंकि फोकल लेंथ बड़ी हो गई है, तो छोटी वाली दिखाई नहीं देगी या ब्लर दिखाई देगी, ठीक है। तो बच्चों यही होता है अकोमोडेशन। भाई
ऑब्जेक्ट की दूरी के अनुसार अपनी आई के फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर लेना, इसी को कहते हैं अकोमोडेशन। ठीक है, और जो जितनी एक्सटेंट तक इसको कर पाता है, ठीक है, उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो ये फिनोमेना का नाम हो गया बच्चों, फिनोमेना का नाम पूछ रहा था ना, तो फिनोमेना का नाम तो हो गया अकोमोडेशन। ठीक है, अच्छा डिफाइन भी कर सकते हैं कैसे, द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन लेंस, ह्यूमन नेचुरल लेंस अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। ठीक है, अच्छा तो उसको करवाता कौन है बच्चों, विच पार्ट, इसे करवाती है बच्चों हमारी सिलरी मसल्स। ठीक है, मैं आपको एक बार फिगर बना के दिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, ये ह्यूमन आई है बच्चों, और ये आइरिस है, गैप जो है पिपिल हो गया, ये हो गया आपका कॉर्निया, और कॉर्निया हो गया। और बच्चों दो ऐसे मसल्स जो है आई हुई होती हैं, और वो बीच में होल्ड करती हैं किसको, इसको, ये देखिए ये है लेंस, इसको होल्ड करती हैं। ठीक है, इसको होल्ड करती है, कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, नेचुरल लेंस। ठीक है, जब ये सिलरी मसल्स बच्चों क्या करेंगे ना, अगर इसको दूर की देखनी है, कब की, दूर की, फार ऑब्जेक्ट्स को अगर देखना है तो क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा, सिलरी मसल्स ना दूर दूर चली जाएंगी, रिलैक्स, ऐसे पीछे को चली जाएंगी। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं रिलैक्स हो जाना, सिलरी मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। ठीक है, जब रिलैक्स कर जाएंगे ना बच्चों, तो लेंस को खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे, लेंस पतला हो जाएगा बच्चों, ऐसे खींच जाएगा, पतला हो जाएगा। जब लेंस पतला हो जाएगा बच्चों, तो आई बॉल बड़ी हो, ये क्या नाम है, लेंस जो है उसकी बॉल बड़ी हो जाएगी, यानी कि उसकी फोकल लेंथ बच्चों वो बड़ी हो जाएगी, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं लिख लेता हूं। जब फार का देखना होता है तो क्या होता है, सिलरी मसल्स, सीएम का मतलब सिलरी मसल्स, सीएम डजंट मीन पुष्कर सिंह धामी, सीएम मीन सिलरी मसल्स। ठीक है, सीएम बच्चों क्या हो जाएगी, सिलरी मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। ठीक है, रिलैक्स कर जाने से क्या होगा, जो हमारा जो लेंस है, लेंस वो स्ट्रेच हो जाएगा, STRETCHED, स्ट्रेच हो जाएगा। स्ट्रेच होने से क्या होगा बच्चों, उसका कर्वेचर यानी उसका घुमावपन वो कम कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कर्वेचर कम होने से क्या होगा, फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी तो हम दूर का देख पाएंगे बच्चों। यही उल्टा होता है जब हमें पास का देखना होता है, हमें पास का अगर देखना हो, तो पास का देखना हो तो क्या होता है बच्चों, पास का देखना हो तो सिलरी मसल्स बच्चों लेंस को दबा देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं सिलरी मसल्स, सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी बच्चों। ये चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, ये मैं आगे को लिख रहा हूं, आपको पॉइंट वाइज बना करके लिखने हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूं बच्चों कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है, अगर नहीं पता है कैसे लिखना है तो सर्च कीजिए 5 हैक्स। ठीक है, एग्जाम के 5 टॉप के हैक्स, यूके बेंचमार्क क्लासेस, वीडियो आ जाएगा। सीएम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, लेंस जो है बच्चों वो दब जाता है, प्रेस्ड हो जाता है, लेंस प्रेस्ड दब जाएगा, दबने से मोटा हो जाएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ पर बच्चों थिनर भी लिख सकते थे, ठीक है, लेंस थिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ इस केस में मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा बच्चों, यानी कि उसका कर्वेचर जो है, कर्वेचर उसका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा उसका कर्वेचर डिक्रीज कर जाएगा, और फोकल लेंथ जो है बच्चों वो क्या कर जाएगी, फोकल लेंथ भी डिक्रीज कर जाएगी। फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगी तो पास का देख सकते हैं। ठीक है, पास की ऑब्जेक्ट देख ली जाएगी। तो बच्चों ऐसे जो है सिलरी मसल्स हेल्प करती हैं अकोमोडेशन में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब पॉइंट्स आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट्स को पॉइंट्स में लिखना है। वाह, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बच्चों क्वेश्चन ऐसे डाले ना मैंने, पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया है, चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं और फिर कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन करो फिनोमेना को, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं बच्चों। ठीक है, बता देते हैं क्यों करते हैं बच्चों। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं बच्चों। जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसमें क्या होता है, पोजीशन से रिलेटेड बात होती है। पोजीशन से रिलेटेड मतलब कि स्टार का अपनी जगह से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, दिखाई देना, तो पोजीशन की बात आ गई। स्टार का ट्विंकलिंग करता हुआ नजर आना, ये भी पोजीशन की बात है। और सन का जो है वो अपनी
एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देना, ठीक है, देखो एडवांस सनराइज, और 2 मिनट बाद तक सन छुप गया है लेकिन तब भी वो दिखाई दे रहा है, 2 मिनट बाद तक दिखाई दे रहा है। तो ये सब पोजीशन से रिलेटेड बातें हैं बच्चों, इन सब में जो है आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब भी पोजीशन से रिलेटेड बातें हों, पोजीशन से रिलेटेड बात हो तो बच्चों होगा आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और जब भी बच्चों कलर से रिलेटेड बात हो, कलर से मतलब कि रेड कलर को जो डेंजर का सिग्नल क्यों बताते हैं, ठीक है, स्काई जो है ब्लू कलर का क्यों होता है, या सन जो है वो उदय होते समय और छिपते समय ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट वो रेड रंग का क्यों होता है, ठीक है। तो ये सब बातें बच्चों, पानी का रंग ऐसा, तो ये सब बातें जो हैं जो भी कलर से रिलेटेड है, सबका रीजन क्या होता है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आई होप आज के बाद आप जो है गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं बारी बारी सभी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार की और एडवांस सनराइज और सनसेट की, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम फिनोमेना से रिलेटेड है, कौन से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से। तो चलते हैं बच्चों ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात तो स्टार जो है बहुत बड़े बड़े हैं, सन भी एक स्टार है और वो हमसे बहुत दूर होते हैं बच्चों, इसलिए वो छोटा सा दिखाई देता है, ठीक है, छोटा सा दिखाई देता है। और बच्चों ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये हमारी है अर्थ, ठीक है, इसको समझते हैं। और बच्चों आपको पता है हमारी अर्थ में ना पार्टिकल डेंसिटी वो अलग अलग हाइट पर अलग अलग है, मतलब जो हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर है जो अर्थ के बिल्कुल पास है उसमें पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा है बच्चों, मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी है ना, सारा डस्ट पार्टिकल, स्मोक, छोटे सब कुछ यहाँ पर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर वाली लेयर में जाते हैं पार्टिकल डेंसिटी कम होने लगती है, और ऊपर वाली लेयर में जाएंगे तो बच्चों पार्टिकल डेंसिटी और भी कम हो जाती है। तो अलग अलग लेयर्स में पार्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, जिससे अलग अलग इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अलग अलग होता है। और बच्चों वैसे भी बात करें तो हमेशा मौसम एक जैसा तो होता नहीं है कि हमेशा ही यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो तो बच्चों चेंज होता रहता है, और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता रहता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर शहरों में, सिटीज में, तो यहाँ पर पार्टिकल ज्यादा रहते हैं, ज्यादा पार्टिकल डेंसिटी होगी। और बात करें वहीं अगर हिली एरियाज की, तो वहां पर बच्चों कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कोई वहां पर व्हीकल्स ज्यादा नहीं है, तो वहां पर पार्टिकल्स कम होते हैं चीजों के, और पार्टिकल डेंसिटी वहां पर कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। पर बच्चों जो कॉमन रहेगा वो क्या है कि हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, और जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमारे एटमॉस्फेयर का लगातार बदलता रहता है, कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर है बच्चों हमारा, जिससे लाइट रे बच्चों जो ये आती है, अब आपको पता है अलग अलग उससे आ रही है तो लाइट जब बेंड करती है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर से होते हुए आ रही है। तो बच्चों क्योंकि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लगातार बदलता रहता है, लगातार होने वाले चेंजेस की वजह से, तो उससे बच्चों लाइट जो स्टार से अर्थ तक रीच करती है उसका इंटेंसिटी भी कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है, ठीक है। द लाइट रे फ्रॉम द स्टार रीचिंग टू अर्थ, ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे फ्रॉम द स्टार रीचिंग टू अर्थ समटाइम्स इंक्रीजेस समटाइम्स डिक्रीजेस which causes a twinkling effect, ठीक है, और उसी को हम ट्विंकलिंग इफेक्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अपने आंसर को आपने बिल्डअप करना है। अब बात करें एडवांस सनराइज की या डिले सनसेट की, तो बच्चों इसका रीजन भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, देखिए, ठीक है, ये आपकी अर्थ है बच्चों और ये है ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन बनाया, ओरिजिन क्योंकि ओरिजिन इसलिए बच्चों क्योंकि जब सनराइज या सनसेट हो रहा होता है तो वो नियर द ओरिजिन होता है, ठीक है। मान लीजिए ये ईस्ट साइड है और ईस्ट साइड में सन बच्चों भी नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाते हैं, सन बच्चों अभी नीचे है, यहाँ पर है सन, और आपको ये तो पता ही है बच्चों इसकी लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पर लेयर होती है, तो 2 लेयर बना देते हैं बच्चों। अब सन की लाइट बच्चों यहाँ है, सन ना ओरिजिन से नीचे है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ये आंख है, ये आंख है, काली काली आंखें, ठीक है। अच्छा यहाँ ऑब्जर्वर है, सन नीचे है, इसको दिखाई नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी दिखता है, क्यों, क्योंकि लाइट तो बच्चों सन हर दिशा में छोड़ेगा, तो एक लाइट ऐसे भी जाएगी इसकी, ठीक है, कैसे, ऐसी लाइट जाएगी एक इसकी। अब ये लाइट ऐसे गई, लेकिन क्योंकि बच्चों यहाँ पर उसका वो चेंज हो गया, लेयर चेंज हो गई, इस लेयर का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस लेयर का अलग है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, अभी भी बताया मैंने। तो बच्चों हर बार लाइट रे जो है रेयर से, ये मीडियम रेयर होगा और ये मीडियम डेंसर होगा, ठीक है, और इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये रेयर होगा और ये डेंसर होगा, ठीक है, कंपैरेटिवली डेंसर होगा। तो इसलिए हर बार जब लाइट रे ऊपर से नीचे जाती है अर्थ की तरफ, तो हर बार वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है और नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, फिर से वो दोबारा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी और आइज में एंटर करेगी, और इस आइज को क्या अपीयर होगा कि सन जो है वो यहाँ पर निकल गया है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर अपीयर होगा उसको, सन जबकि अभी नीचे है,
लेकिन वो पहले ही दिखने लग जाता है ऊपर 2 मिनट पहले ही, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ऐसा ही बच्चों तब होगा जब सन सेट हो रहा होगा, ये सब नीचे चला गया होगा लेकिन फिर भी जो हमें ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर भी सेम चीज होगी, मतलब दोनों दूसरी तरफ भी यही डायग्राम बनने वाला है, ठीक है। तो इसका रीजन भी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, ठीक है। फिगर आपको बना देना है बच्चों, ये फिगर सपोर्टिव जरूर बनाने हैं सपोर्ट में। अब बात करते हैं बच्चों, स्काई ब्लू कलर का क्यों अपीयर होता है और सन जो है वो लाल रंग का क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट के समय पर, ठीक है। अक्सर बच्चों को ये टॉपिक्स कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। ब्लू क्यों अपीयर हो रहा है बच्चों, ठीक है, स्काई का ब्लू अपीयरेंस क्यों है, तो बच्चों वहां पर रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और एक बात और बच्चों, स्कैटरिंग आप ये देखिए, स्कैटरिंग जो है बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको अपने आंसर में डालने हैं। स्कैटरिंग बच्चों वो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड करती है साइज ऑफ पार्टिकल पर, साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और एक और बात बच्चों, स्कैटरिंग जो है ना, स्कैटरिंग वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइट रे की वेवलेंथ के बच्चों, ठीक है, बल्कि उसकी पावर 4 की होती है अगर एग्जैक्ट बताऊं आपको तो, ठीक है। तो उस पर जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। ऊपर वाली जो ये है इक्वेशन, इसका मतलब क्या है कि बच्चों जितना पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतनी ही ज्यादा वो स्कैटरिंग करवा पाएगा, यानी कि उतनी ज्यादा लाइट जो है स्कैटर करेगी। और जितना पार्टिकल छोटा होगा बच्चों, उतनी ही कम लाइट स्कैटर करेंगी, ठीक है, उतनी ही लाइट कम स्कैटर करेगी। स्कैटरिंग मतलब एक व्हाइट लाइट का एक स्फेरिकल पार्टिकल पर पड़ के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट कर जाना, इसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट रे। और स्कैटरिंग बच्चों वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम हो वो लाइट ज्यादा स्कैटर करती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी जैसे कि रेड, वो लाइट कम स्कैटर करती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वो कम स्कैटर करती है। तो बच्चों हमारे तो कुल मिला के बात आती है साइज ऑफ द पार्टिकल की। तो बच्चों हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का साइज क्या है, छोटा है या बड़ा है बताइए, तो वो छोटा है, साइज छोटा है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली किसके बराबर है, हाँ, तो वो एग्जैक्ट पार्टिकल का साइज छोटा है, तो बच्चों वो किस लाइट को स्कैटर करेंगे, वो उस लाइट को स्कैटर करेंगे जिनकी वेवलेंथ कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट ज्यादा स्कैटर कर पाएगी, जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है वो लाइट ज्यादा स्कैटर करेंगी। अब छोटी वेवलेंथ किसकी होती है बच्चों, तो आपने ये पैटर्न तो देखा ही होगा, वेव गिवर वाला, ठीक है। तो वेव गिवर में छोटी वेवलेंथ किसकी है बच्चों, इनकी छोटी वेवलेंथ है। तो ये वाला बैंड जो है VIB वाला बैंड, वो प्रॉपरली जो है क्या करता है, ये वाला लाइट स्कैटर हो पाती है बच्चों, ठीक है, ये लाइट्स प्रॉपरली स्कैटर हो पाती हैं। और जो पार्टिकल का साइज है वो बिल्कुल परफेक्ट है ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर करवाने के लिए, ठीक है। इसलिए बच्चों ब्लू कलर जो है वो स्कैटर होगा, उसकी स्कैटरिंग होगी, और स्कैटर होकर कहां जाएगा, वो जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो आसपास लोग हैं, उनकी आंखों में जाएगी, क्योंकि वो स्कैटरिंग कहां हो रही है, हमारे आसपास ही हो रही है बच्चों, हमारे वो आसपास ही हो रही है, और स्कैटर होकर जाएगी कहां, हमारी आंखों में जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए हमको जो है स्काई ब्लू कलर का अपीयर होता है, ठीक है। अच्छा, और बात करें क्लाउड्स की, तो व्हाइट इसलिए होते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं साइज में, तो वो लगभग सभी कलर की लाइट को स्कैटर करते हैं, सारी सातों की सातों लाइट कलर की लाइट स्कैटर हो जाएंगी। अब सातों कलर की लाइट अगर स्कैटर होंगी तो दोनों सबका कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, यानी व्हाइट रंग दिखाई देगा, तो इसलिए व्हाइट दिखते हैं बच्चों को, ठीक है। अच्छा, अब बात करें रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन की, यहां पर भी रीजन स्कैटरिंग है बच्चों, लेकिन यहां पर जरा एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा यहां पर भी स्कैटर होगी, यहां पर भी बच्चों ये लाइट जो है ना, ये वाली लाइट नीचे वाली, ये स्कैटर कर जाएंगी, लेकिन फिर ये दिखती नहीं है, दिखती रेड क्यों है बच्चों, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जब सन जो है वो सेट हो रहा होता है तो वो यहाँ पर होता है, ओरिजिन के पास होता है, ठीक है, और वो हमसे मैक्सिमम दूरी पर होता है उस समय। तो मैक्सिमम दूरी पर होता है तो क्या होता है बच्चों, इस लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते, इतनी लंबी डिस्टेंस को ट्रेवल करते करते, जो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट है, जिनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, यानी कि ये कलर, ये नीचे VIBGY ये वाले कलर, ये स्कैटर कर जाते हैं। लेकिन बच्चों ये स्कैटरिंग कहां हो रही है, ये स्कैटरिंग हमसे बहुत दूर हो रही है, क्योंकि सन जो है वो नियर द ओरिजिन है, हमसे मैक्सिमम दूरी पर है। तो उस समय जो स्कैटरिंग हो रही है वो कहां हो रही है, वो यहां पर हो जा रही है, कहीं रास्ते में, बीच में ही, ठीक है। तो रास्ते में ही हो जा रही है, तो हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है भाई वो लाइटें, वो कलर हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए कौन सा कलर पहुंच पाता है, केवल जो स्कैटर नहीं होता, यानी कि ऊपर वाला बैंड, येलो ऑरेंज रेड वाला बैंड। और सबसे ज्यादा हम तक कौन रीच करती है, रेड कलर की लाइट सबसे ज्यादा हम तक रीच करती है। तो
तो इसलिए बच्चों रेड कलर का हमको दिखता है सन। बच्चों स्कैटरिंग तो यहां भी हो रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, वो स्कैटरिंग कहां हो रही है, हमारे आसपास। तो स्कैटर होकर लाइट कहां जा रही है, हमारी आंखों में, तो इसलिए हमको नीला रंग दिखाई दे रहा है। यहां भी स्कैटरिंग उन्हीं की हो रही है, ब्लू वगैरह की, लेकिन ये स्कैटरिंग कहां हो रही है, हमसे बहुत दूर, क्योंकि इसलिए हमको दिख ही नहीं रहा है। तो स्कैटरिंग जिसकी नहीं हो रही यहां पर, वो हम तक रीच कर रहा है और वो दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्कैटरिंग यहाँ पर भी उन्हीं कलर की हो रही है, यहाँ पर भी छोटी वेवलेंथ वालों की हो रही है, वहां पर भी छोटी वेवलेंथ वालों की हो रही है, लेकिन यहाँ पर रेड दिखता है, यहाँ पर ब्लू, क्योंकि ये स्कैटरिंग हमारे पास हो रही है, स्कैटर होकर लाइट आंखों में जाती है। ये स्कैटरिंग हमसे दूर हो रही है, तो केवल वही लाइट पहुंचेगी जिसकी स्कैटरिंग नहीं हो रही है। कौन सी, रेड पहुंचेगी। तो इसलिए बच्चों सनराइज या सनसेट के समय जो सन है वो हमें रेड कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये है बच्चों इसके पीछे कॉन्सेप्ट। आपको लिखने का तरीका किसी हेल्प बुक से जाकर के, कोई भी बच्चों अरिहंत की ऑल इन वन या ओसवाल की या कोई भी दूसरी बुक, उससे आप लिखने का तरीका देख लीजिएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है पीछे का वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यू आर ऑब्जर्विंग अ रेनबो आफ्टर द रेन स्टॉर्म। रेन स्टॉर्म, अच्छा, एक्सप्लेन हाउ द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स lead to the formation of the rainbow. What role does the refractive index play in this process? ठीक है बच्चों, जब होता है रेनबो, जब बनता है बच्चों, तो 7 रंग हमें दिखाई देते हैं ऐसे। ठीक है, और 7 रंग कब दिखते हैं, जब डिस्पर्जन होता है, यानी कि इसमें भी डिस्पर्जन होता है। लेकिन यहाँ पर कौन होता है प्रिज्म बच्चों, यहाँ पर जो वाटर की जो टी ड्रॉपलेट होती हैं, ठीक है, जो स्फेरिकल ड्रॉप्स होती हैं। ठीक है, स्फेरिकल ड्रॉप क्यों होती है, उसकी सरफेस टेंशन की वजह से। तो वो जो है प्रिज्म की तरह काम करते हैं, और जब लाइट उस पर पड़ती है बच्चों, सन की व्हाइट लाइट जब उस पर पड़ती है, तो बच्चों ये प्रिज्म की तरह एक्ट करता है और व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, वो कलर जो सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है वो है वायलेट, जिसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है। और बेंडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि वो उसमें उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम हो गई है, स्पीड रिड्यूस कर गई है। और स्पीड किसकी रिड्यूस कम हुई है, तो रेड कलर की स्पीड जो है वो कम रिड्यूस हुई है, इसलिए वो कम बेंड करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा वायलेट बेंड करता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब ये इस पार्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो इनको बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये जब इस पार्ट पर पहुंचते हैं तो ये खास एंगल पर पहुंचते हैं बच्चों। ठीक है, और यहां पर बाहर निकलने की बजाय ये इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस फिनोमेना पर होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों, वैसे इसका पूरा नाम जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अच्छा, यहां पर पहुंचे, अब बच्चों लाइट यहां से बाहर आती है और दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है इस वाले पार्ट पर, रिफ्रैक्शन होता है दोबारा। यहां पर कौन सा फिनोमेना हुआ था, यहां पर हुआ था डिस्पर्जन, यानी कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो गई थी। यहां पर हुआ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट बाहर नहीं गई बल्कि रिफ्लेक्ट कर गई, और यहां पर हुआ रिफ्रैक्शन, और यहां से आते ही वो फिर ऑब्जर्वर की आंखों में पड़ती है। ठीक है, तो उसको जो है बच्चों ये रेड रंग और ये वायलेट रंग ऐसे दिखाई देते हैं, उसको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, बैंड दिखता है 7 कलर का। ठीक है, तो ये है बच्चों डायग्राम किसका, रेनबो का, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम ये है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कौन कौन से फिनोमेनास होते हैं, और कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रोल ये है बच्चों कि अगर जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वाटर की ड्रॉप का होगा, उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन होगा। ठीक है, उतनी ही लाइट ज्यादा बेंड करेंगी। ठीक है, जितना ज्यादा मोर, ये ऐसे करते हैं, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, किसका, वाटर ड्रॉप का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, लाइट रे में उतनी ही ज्यादा बेंड कर जाएंगी, उतना ही ज्यादा डिस्पर्जन होगा। और फिर जो बैंड है बच्चों, ये बैंड जो स्पेक्ट्रम दिखता है हमको, वो चौड़े चौड़े स्पेक्ट्रम दिखेंगे, बड़े बड़े बैंड्स दिखेंगे। और वहीं अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो फिर क्या होगा, पतले पतले बैंड बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि लाइट रे में बेंडिंग कम होगी। ठीक है, तो ये रोल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, मोर विल बी बेंडिंग जो है लाइट्स की वो ज्यादा होगी तो ब्रॉडर, BROADER, ब्रॉडर बैंड्स ऑफ रेनबो कलर विल बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड। ठीक, चलिए बच्चों चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और ये है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन बच्चों। अच्छा, काफी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, है ना।
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करेंगे। राहुल हैज बीन फेसिंग डिफिकल्टी सीइंग द ब्लैक बोर्ड फ्रॉम द बैक ऑफ हिज क्लासरूम। पक्का मायोपिक आई है, ठीक है, मायोपिया और रखा उसको, ठीक है, यानी कि नियर साइटेडनेस, दिख दूर का नहीं रहा है और नाम रखा है नियर साइटेडनेस। तो क्यों? क्योंकि बच्चों नाम इस बात पर नहीं रखा गया कि कहाँ का दिख रहा, कहाँ का नहीं दिख रहा है, नाम इस बात पर रखा गया कि कहाँ का दिख रहा है, पास का दिख रहा है ना, तो इसलिए नियर साइटेडनेस, ठीक है। Although he reads book easily when held close, okay, concerned his teacher advised him to, concerned teacher आएगा, his नहीं आएगा, concerned teacher advised him to visit the eye specialist. After an eye examination, the doctor diagnoses vision defect and prescribed spectacles with specific lens to correct it. Okay, कॉनकेव लेंस दिया होगा बच्चों। राहुल नोटिसेस दैट द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हिज डिस्टेंस विजन आफ्टर वियरिंग द ग्लास, ठीक है। क्यूरियस, जानना चाहता है, ही आस्क्ड द डॉक्टर हाउ द लेंस हेल्प टू करेक्ट हिज आई साइट। अच्छा, तो कैसे उसने जो है उसकी आंख को ठीक कर दिया बच्चों। ओके, फिर आपको करेक्शन बताना है कि कॉनकेव लेंस कैसे करेक्शन करता है। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट, मायोपिया है बच्चों, मायोपिया जिसे हम नियर साइटनेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और नेम द टाइप ऑफ लेंस, बच्चों कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, उसका नेचर भी लिख दीजिएगा, कैसा नेचर है, डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है, उस लेंस को यूज किया जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया बच्चों। बी पार्ट क्या है, राहुल्स स्पेक्टेकल्स आर मार्क्ड विद पावर -2.0D। बच्चों यस, कॉनकेव लेंस का पावर जो है नेगेटिव का होता है, तो -2 डायोप्टर उसका पावर है लेंस का। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है बच्चों, तो एफ जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है पावर का, तो 1/2 कर देंगे, माइनस का साइन था तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, 1/2 इतना मीटर बच्चों, हाफ मीटर मतलब 0.5 मीटर, ये फोकल लेंथ आ गई। सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। अच्छा, फोकल लेंथ निकाल दी। स्टेट व्हाट इज द नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर नेगेटिव पावर वाला जो है वो लेंस इस्तेमाल किया है, यानी कि कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बच्चों, पावर भी नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया है। डिफरेंशिएट बिटवीन द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इन टर्म्स ऑफ कॉज लेंस यूज फॉर करेक्शन एंड द इमेज फॉर्मेशन। अच्छा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार एग्जाम में आता है बच्चों, पावर वाला क्वेश्चन भी हर बार हर सेट में एग्जाम में आता है। पिछली बार मतलब ये जो 25 में करेक्शन हुआ, इवैल्यूएशन हुआ, इसमें तो एक ही सेट में ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। देखिए जरा, तो जरा इंपॉर्टेंस देखिए बच्चों। अब इसको इंपॉर्टेंस कहें या सीबीएसई वालों की भूल कि एक ही सेट में बच्चों 2 बार दे रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स अलग अलग है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो सेम ही है, वही पूछा है कॉज, उसका करेक्शन बताओ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पर हर बार आता है बच्चा एग्जाम में, तो ये मैं आपको प्रॉपरली करवा रहा हूं, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरी अगली स्लाइड पर, जो मैंने पहले ही आपके लिए जो है उसमें स्पेस बना रखा है, और यहाँ पे लगाएंगे लाइन, और यहाँ करेंगे हम किसका जो मायोपिक आई है, मायोपिया का, ठीक है, मायोपिया का, ध्यान से देखिएगा बच्चों। और यहाँ पर हम करेंगे हाइपरमेट्रोपिया का, हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है, क्या होता है पूरा फुल बताऊंगा आपको मैं आज, ठीक है। मायोपिया में बच्चों, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया में दूर की चीज दिखाई नहीं देती है बच्चों, पास की दिखाई देती है, इसे इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, और इसको हम फार साइटेडनेस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें होता क्या है, जो हमारा यहाँ पर जो रेटिना होता है वहां पर इमेज नहीं बनती है, तो कहाँ बनती है सर इमेज बच्चों, जब लाइट रे ऐसे जाती है तो इमेज कहाँ बन जाती है, पहले ही लाइट रे मीट कर जाती है, यहाँ पर बिफोर द रेटिना मीट कर जाती है, ठीक है, बिफोर द रेटिना लाइट रेज मीट कर जाती है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों, कॉज क्या है उसका, कॉज उसका क्या है बच्चों, हो सकता है आई बॉल का साइज बड़ा हो गया हो, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है, ये आया था, इस बार भी आएगा, हो सकता है आई बॉल बड़ी हो गई हो। और क्या हो सकता है बच्चों, देखो लाइट रे बच्चों यहाँ मीट कर गई, यानी यहाँ इतनी लेंथ में वो मीट कर गई, जबकि उसको यहाँ तक मीट करना चाहिए था, ठीक है, यहाँ तक मीट करना चाहिए था, लेकिन पहले ही मीट कर गई, इसका मतलब फोकल लेंथ छोटी हो गई बच्चों, तो फोकल लेंथ छोटी। दूसरा कॉज क्या है, फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी, यानी कि डिक्रीज कर गई होगी, ठीक है। और फोकल लेंथ बच्चों डिक्रीज कब कर जाती है,
फोकल लेंथ डिक्रीज तब कर जाती है बच्चों जब लेंस जो है वो थिन हो जाता है, पतला थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, थिकनिंग मोटा, थिकनिंग ऑफ आई लेंस, हो सकता है आई लेंस छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो गया होगा, आई लेंस छोटा हो गया होगा। ठीक है, जिससे उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई बच्चों। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, या ये भी कह सकते हैं बच्चों कर्वेचर बढ़ गया होगा। ठीक है, थिकनिंग मतलब कर्वेचर भी उसका डाउन चला गया होगा, कर्वेचर कम हो गया होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, कि जल्दी कन्वर्ज करवा दे रहा है, थोड़ा देर में कन्वर्ज करवाना चाहिए था। तो कन्वर्जिंग पावर जो है उसकी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो ये रीजन आप दे सकते हैं बच्चों। 5 रीजन मैंने बता दिए, 5 में से कोई 3-4 तो आप लिख के ही आइएगा बच्चों, और बल्कि मैं तो कहता हूँ 5 लिख करके आइए। इसमें क्या होता है, अगर आपके 2 गलत भी चलेगी ना तो 3 के तो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये बच्चों रीजन है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट रीजन बच्चों हाइपरमेट्रोपिया के हैं, क्योंकि इसमें लाइट रे कहां पर मीट करती है, रेटिना के पीछे मीट करती है। तो इसके जस्ट अपोजिट कॉजेज हाइपरमेट्रोपिया में होंगे। ठीक है, अब बात करें अगर हम इसके करेक्शन की, किसका करेक्शन कैसे होगा, तो करेक्शन होगा बच्चों इसका कॉनकेव लेंस से। ठीक है, कॉनकेव लेंस से, जिसकी पावर नेगेटिव होती है, नेगेटिव पावर वाले लेंस से होगा बच्चों। ठीक है, कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, वो लाइट रे को अभी करवाते हैं बच्चों। कहाँ करवाएं, जगह तो नहीं है, कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ करवा रहा हूँ, एक बात यहाँ पर करवा रहा हूँ। आप लोग पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं हाइपरमेट्रोपिया का करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये तो है बच्चों कौन सी, मायोपिक आई, ये उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, जिसको होता क्या है, दूर से जो लाइट रे आ रही होती है वो उसको दिखाई नहीं देती है बच्चों। ठीक है, इसमें 3 रे डायग्राम बनते हैं। तो पहला तो मैं बनाता हूँ बच्चों नॉर्मल आई का, देखो। ठीक है, नॉर्मल आई में क्या होगा, जो इन्फिनिटी से लाइट रे जो आ रही होंगी बच्चों, वो रेटिना पर मीट कर जाएंगी प्रॉपरली। ठीक है, इन्फिनिटी जो दूर से आ रही है ना बच्चों, तो पैरेलल लाइट दिखाई जाती है, पैरेलल। यहाँ पे डैश भी लगा सकते हो कि दूर से आ रही है, दूर से आ रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो है बच्चों की मायोपिक आई, इसको दूर का नहीं दिखता। ठीक है, इसको दूर का नहीं दिखता। ठीक है, क्योंकि वैसे अगर ये नॉर्मल आई होती ना तो इसको दूर का दिख जाता। तो जो नॉर्मल आई होती है बच्चों, उसका फार पॉइंट कौन सा होता है, उसका फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर रखी, यहाँ पर कहीं दूर इन्फिनिटी पर रखी है ना लाइट रे, यहाँ पर कहीं दूर रखा हुआ बच्चों ऑब्जेक्ट, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो दूर रखी हुई भी जो लाइट रे है वो इसको दिख जा रही है। देखो बच्चों, प्रॉपरली रेटिना पर इमेज बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल आई है बच्चों, नॉर्मल आई है भाई, नॉर्मल आई है। ठीक है, तो इसको दिख जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। लेकिन जो मायोपिक आई होगी बच्चों, उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी नहीं होता, उसको इन्फिनिटी पर रखी हुई दिखाई नहीं देती। वो क्या कहता है, इसको थोड़ा नजदीक लेकर के आओ तब मैं देख पाऊंगा। तो यानी कि उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी होता है। ठीक है, किसका, मायोपिक आई का। ये मायोपिक आई में बना रहा हूं, तो इन्फिनिटी पर रखी हुई तो ऑब्जेक्ट उसको दिखेगी नहीं। ये इन्फिनिटी पर अगर मैं रख दूं यहाँ पर, तो ये उसको कहेगा कि भाई मुझे नहीं दिख रहा, पास लेके आओ। तो यहां रखनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट उसके लिए। ये है बच्चों उसका फार पॉइंट, एफपी फार पॉइंट किसका, इस मायोपिक आई का फार पॉइंट ये है, लेस देन इन्फिनिटी है, यहां पर रखी हुई उसको दिखाई देगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बच्चों फिर भी इन्फिनिटी से आ रही है, अगर हमने उसके लिए फिर भी इन्फिनिटी रख दिया, तो बच्चों क्या कह देगा, भी मुझको नहीं दिख रही। और क्या होगा, लाइट रे रेटिना से पहले ही मीट कर जाएगी। रेटिना यहाँ पर है लेकिन लाइट रे यहाँ पर मीट कर गई, बताओ पी पर, तो इसको दिखाई नहीं देगा। ये है मायोपिक आई। ठीक है, इसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दूर रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, नॉर्मल आई के फार पॉइंट पर रखी है। और ये कह रहा है कि मेरे फार पॉइंट पर लेकर के आओ, मायोपिक आई के फार पॉइंट पर लेकर आओ। तो क्या करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट को पास ले आएंगे? नहीं, हम इसको चश्मा पहना देंगे। कौन सा, कॉनकेव लेंस वाला चश्मा पहना देंगे। जिससे होगा क्या बच्चों, देखो ये है एक और आई बॉल, और दिक्कत क्या आ रही है इसको, लाइट जल्दी कन्वर्ज हो जा रही है ना। तो अगर मैं बच्चों एक डाइवर्जिंग नेचर का लेंस अगर लगा दूं, जो लाइट को पहले ही थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे, है ना। देखो कन्वर्जेंस हो कहां से रही है, इन 2 पॉइंट से हो रही है। अगर मैं आके कॉनकेव लेंस लगा दूं, कॉनकेव लेंस, ताकि जो लाइट रे दूर से जो आ रही हैं वो थोड़ा सा पहले डाइवर्ज कर जाएं बाहर को, पहले थोड़ा सा डाइवर्ज कर जाएं। और जब डाइवर्जन अब जो है जब वो कन्वर्ज करेंगे तो किन पॉइंट से हो रही है, इन पॉइंट से। पहले नजदीक के पॉइंट से हो जा रहा था कन्वर्जेंस, अब दूर के पॉइंट से होगा। तो दूर के पॉइंट से होगा तो क्या होगा, देर में होगी कन्वर्जेंस,
कन्वर्स देर में करेगी लाइट रे, कहां पर करेगी? रेटिना पर। और इस आंख को क्या लगेगा? इस आंख को ये लगेगा कि लाइट रे पास से आ रही हैं, ऐसा इसको प्रतीत होगा, अपीयर होगा कि यहां से आ रही है। यहां से मतलब इसके फार पॉइंट से आ रही है। यही तो है फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, यही तो है। ठीक है, देखो दूर रखा है ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी इसको हमने ऐसा लगवा दिया कि यहां से आ रही है लाइट, जबकि ऑब्जेक्ट दूर रखा है। कहां पर? नॉर्मल आई के फार पॉइंट पर रखा हुआ है, जबकि ठीक है, जबकि इसको हमने चश्मा लगा के क्या लगवा दिया कि पास में रखी हुई ऑब्जेक्ट इसके फार पॉइंट पर रखी हुई है। तो ये उसका करेक्शन बन गया बच्चों। ये 3 डायग्राम है, ये नॉर्मल आई का, ये मायोपिक आई का है, मायोपिक, और ये उसका क्या है? करेक्शन, ये उसका करेक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये कॉज है, ये करेक्शन है, तीनों डायग्राम। आई होप आपको समझ में आए होंगे बच्चे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ना ये नॉर्मल बना देते हैं, बस खाली ये बना देते हैं और मतलब ये पॉइंट्स नहीं दिखाते हैं, तो कई बार एग्जामिनर वहां पर नंबर काट लेता है बच्चों। तो अच्छे से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको हाइपरमेट्रोपिया का करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया पर। ठीक है, बल्कि हाइपरमेट्रोपिया का है तो कुछ यहीं से हो जाएगा ना। देखो हाइपरमेट्रोपिया का है तो यहां पर कुछ चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, मायोपिया को हटा देता हूं और इसमें क्या होगा? लाइट रे कहां मीट कर जाएंगी? रेटिना से पीछे मीट करती हैं बच्चों, यहां पर। ठीक है, लाइट रे यहां पर मीट करेंगी, ये पी पर मीट करेंगे, बिहाइंड द रेटिना। रीजन क्या होगा? हो सकता है आई बॉल छोटी हो गई हो, इलोंगेशन नहीं, अब क्या लिखेंगे? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, छोटी हो गई हो। फोकल लेंथ बच्चों इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हो गई, फोकल लेंथ बढ़ गई। डिक्रीज की जगह क्या लिख दो? इंक्रीज लिख दो। और हो सकता बच्चों फोकल लेंथ कभी इंक्रीज करती है? जब लेंस पतला हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों थिकनिंग नहीं, इस बार थिन हो गया है लेंस। ठीक है, थिन हो गया है, आई लेंस थिन हो गया हमारा। जब लेंस पतला हो जाता है ना बच्चों, तो उसका घुमावपन कम हो जाता है। देखो ये पतला लेंस है और ये मोटा लेंस है, आप बताओ घुमाव ज्यादा किसमें है? इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो जब लेंस पतला हो जाता है ना, थिन हो जाता है, तो उसका जो कर्वेचर है, जो घुमावपन है, वो भी बच्चों मैंने यहाँ पर कर्वेचर डिक्रीज लिखा हुआ था, जबकि यहाँ पर कर्वेचर इंक्रीज लिखना था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, कर्वेचर इंक्रीज लिखना था यहाँ पर, मुझे कर्वेचर इंक्रीज लिखना था, कर्वेचर डिक्रीज तो अब लिखूंगा। कर्वेचर अब डिक्रीज हुआ जब लेंस थिन हुआ है। और कन्वर्जिंग पावर, भाई कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है अब, तभी तो टाइम पर कन्वर्ज नहीं करवा पा रहा, यहाँ कन्वर्ज करवा रहा है, बताओ। तो कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज कर गई है, डिक्रीज कर गई है। ठीक है, अच्छा, तो ये बच्चों इस बार कॉज है। और इस बार करेक्शन कैसे होगा जरा ध्यान से देखना हाइपरमेट्रोपिया का। तो सबसे पहले बनाते हैं बच्चों नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई को बच्चों यहां पर अगर मैं रख दूं उसके लिए, ठीक है, यहां पर कितने पर? 25 सेंटीमीटर पर अगर रख दूं मैं, तो 25 सेंटीमीटर रखी हुई उसको दिखाई दे जाती है बच्चों। देखो 25 सेंटीमीटर से लाइट रे ऐसे जाएगी और रेटिना पर मीट कर जाएगी। तो 25 सेंटीमीटर क्या है? उसका नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है बच्चों, ये यहां पर रख देंगे तो दिखाई देगा उसको। क्यों? क्योंकि आंख नॉर्मल है, नॉर्मल आंख है, ये नॉर्मल आई है। अगर बच्चों मैं इसे कह दूं, अगर आंख हमारी कैसी है, मायोपिक अगर आई हो, मायोपिक नहीं बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया है ना, तो अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? तो क्या होगा? अब इसको 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई दिखाई नहीं देती है। मैंने भी बताया ना, न्यूज़पेपर ऐसे दूर करके पढ़ते हैं, ऐसे सुई में धागा ऐसे दूर से डालते हैं, दूर करके डालते हैं, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई तो उनको दिखाई नहीं देती है। ये तो कौन सा है? ये तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पे। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं दूर ले जाओ भाई, यहां ले जाओ, तब दिख जाएगा उनको, तब दिखेगा उनको। तो ये है इसका नियर पॉइंट, एनपी, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिका है। हाइपर HME लिख रहा हूं मैं, HME का मतलब है हाइपरमेट्रोपिका, उसका नियर पॉइंट है। और ये नियर पॉइंट है किसका? ऑफ नॉर्मल आई, NE लिख रहा हूं मैं, NP ऑफ NE मतलब नॉर्मल पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ये उसका है 25 सेंटीमीटर वाला, 25 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, यहां पर रख देंगे तो इसको दिखाई नहीं देगा, यहां पर रख देंगे तो दिखाई देगा। लेकिन बच्चों हमें कुछ ऐसा करना है कि यहां पर रखे ही इसको दिख जाए, यहां पर ही मैं रखूं इसको दिख जाए।
ठीक है। तो होगा क्या बच्चों, यहां पर रख देने से इसको दिखाई नहीं देता है, ये लाइट रे को पीछे मीट करवाता है यहाँ पर, क्योंकि ये हाइपरमेट्रोपी का केस है, खराब है इसकी आंखें। अब ठीक करेंगे, ठीक कैसे करेंगे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को यहीं पर, इसी पॉइंट पर इस आंख को हम ऐसा प्रतीत करवा देंगे कि ऑब्जेक्ट यहां नहीं यहां रखा है। अब जब इसे लगेगा यहां रखा है तो ये कहेगा ये तो मेरा नॉर्म, ये तो मेरा नियर पॉइंट है, ठीक है, तो इसकी बात बन जाएगी, तो इसको दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन हमें इसको बहलाना कैसे है, हमें इसको लेंस लगा करके, कॉन्वेक्स लेंस लगा करके इसको बहलाना है बच्चों, ठीक है। किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का। क्यों बच्चों, देखो लाइट रे देर में कन्वर्ज कर रही है, तब यहां मीट कर दिए, तो हमें जल्दी कन्वर्जिंग करवानी है, तो जल्दी कन्वर्जिंग के लिए क्या करेंगे, एक और कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल कर दीजिए। और कौन होता है कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कुछ कन्वर्ज लाइट रे को कॉनकेव करवा देगा, कुछ जो है हमारा नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है ही वो करवा देगा बच्चों। तो होगा क्या, ऑब्जेक्ट अभी पास में रखी है, कितने पे रखी है, 25 पे रखी है, ठीक है। तो लाइट रे ऐसे जाएगी, थोड़ी कन्वर्जिंग ये करवाएगा, देखो करवा दिया ना लाइट रे, अंदर को मोड़ दी उसने, और कुछ फिर कन्वर्जिंग ये करवा देगा, और लाइट रे रेटिना पर मीट कर जाएगी। और इस आंख को कैसा लगेगा कि लाइट रे दूर से आ रही है। अब क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है तो हम इसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे, उसको लग रहा है यहां से आ रही है, और ये कौन है, ये है नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है, ये है। तो इस आंख को क्या लग रहा है कि लाइट रे यहां से आ रही है, तो इसको दिखाई देने लग जाएगा। ये है हाइपरमेट्रोपिक आई का करेक्शन। तो आई होप बच्चों आपको तीनों समझ में आए होंगे, तीनों फिगर आपको तीनों बना करके आने हैं। कई बार अगर केवल करेक्शन पूछता है तो ये वाला तो बनाना ही बनाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सेफर साइड के लिए दोनों बना के चलिएगा, ये है उसके कॉज। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के न्यूमेरिकल्स पर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर से लिखिएगा। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन जो है मुझे मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को छांट करके आपके लिए पीपीटी बनाता हूं मैं। और आप जो करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, आपके मोटिवेशन से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है बच्चों। तो थैंक यू नहीं बोला ना, थैंक यू बोल देते हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और ठीक है बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।